नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक बार परिकल्पना कीजिए, एक बूढ़ी मां के घर में अगर बिजली आ रही है, बल्ब जल रहा है, तो इसके बड़े मायने हैं। किसी गरीब घर में गर्मी के दौरान पंखा चल रहा है, इसके भी उसके लिए बड़े मायने हैं। शहरों के जैसे गांवों का रोशन होना, इसके भी अपने मायने हैं। तो उद्योगों के साथ किसानों को 24 घंटे बिजली मिलना, यह भी सपना अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है। इसके साथ ही बिजली का बिल ना के बराबर होना और भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, यह सब निर्भर करता है ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और उसके साथ ये सब करने के लिए एक अच्छे खासे बजट का होना। मोदी सरकार ने न सिर्फ 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया, बल्कि 2070 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ने की तरफ संकल्प लिया। और इसमें नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके साथ ही नेट जीरो की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। 1 फरवरी को बजट आना है और इस बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना हो या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो, मैं इन दो का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सीधे कॉमन मैन से कनेक्ट है। क्या इसमें कोई घोषणा हो सकती है? क्या लक्ष्य को बढ़ाया जा सकता है? क्या सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है? आज आपको ऊर्जा बजट में क्या घोषणाएं हो सकती हैं और क्या उम्मीदें हैं, एक कॉमन मैन की, एक उद्योगपति की और इस देश की, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप सोचिए, एनर्जी ऊर्जा वो सिर्फ जीवन के चलने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो इस देश के आत्मनिर्भर होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जहां ऊर्जा होती है वहां रोशनी होती है और जहां रोशनी होती है वहां तरक्की होती है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट से पहले एनर्जी सेक्टर को लेकर एक संदेश दिया। वो सेक्टर क्या है, जरा देखिए। उस सेक्टर को लेकर संदेश क्या है, ये जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया है वो ये है कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन है, क्योंकि इसमें मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि जहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके अलावा भारत दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौके देता है। आप सोचिए, बजट आने वाला है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यहां एनर्जी को लेकर अपार संभावनाएं हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है, दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौके भारत के पास है। और यह सब कुछ कब कहा प्रधानमंत्री ने? दरअसल एक वर्चुअल इंडिया एनर्जी वीक, जिसे IEW कह रहे हैं, उसके 4थे एडिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे थे और उसके दौरान वर्चुअल मैसेज में उन्होंने दुनिया को एक कहा कि आप आइए, ये भारत की जमीन है, यहां आकर ऊर्जा की खेती कीजिए, भारत आत्मनिर्भर होगा और पूरी दुनिया को रोशन भारत करेगा। लेकिन जिस ऊर्जा सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर की बात करें, वो मूल रूप से किन किन मिनिस्ट्री या किन किन विभागों से मिलकर बना है, जरा इसको समझिए। उसके बाद इस बजट में क्या हो सकता है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसे हम बिजली मंत्रालय कहते हैं, वो है इसके अंदर। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कहते हैं, वो इसी का हिस्सा है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये भी इसका हिस्सा है। और जब तीनों मिलते हैं तो फिर ये एनर्जी सेक्टर का रूप ले लेता है। लेकिन जो एनर्जी सेक्टर है, उस सेक्टर पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस क्यों है और क्या वाकई में ये इतना बड़ा सेक्टर है कि ये भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर चला जाए? इसको समझने के लिए आपको जरा बजट को समझना पड़ेगा। तो जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी और पूरे पावर सेक्टर पर किस तरीके से फोकस किया गया। मसलन जो 2014-15 का बजट था, उसमें पावर सेक्टर के लिए 10,000 से 12,000 करोड़ के आसपास दिए गए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 3,000 से 5,000 करोड़ के आसपास दिए गए। थोड़ा आगे बढ़िए, 2019-20 में यह बढ़कर कितना हो गया? जो पावर सेक्टर के लिए दिया गया वो 18,000 से 20,000 करोड़ के आसपास दिया गया, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 8,000 से
10,000 करोड़ के आसपास दिया गया। अब यहां तक आप सोचिए सर, यहां तक जो पावर सेक्टर है उस पर पैसा ज्यादा लगाया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर कम दिया गया है। लेकिन 2023-24 का आंकड़ा देखिए सर, किस तरीके से जो पावर सेक्टर है उसमें लगभग बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई, 20,000 के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास रखा गया। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको 2019-20 में 10,000 करोड़ के आसपास मिल रहे थे, उसको 15,000 करोड़ से ज्यादा दिया गया। और 2025-26 का आंकड़ा देखिए, 2025-26 का जो आंकड़ा है उसमें जो पावर सेक्टर है उसको 21,847 करोड़ के आसपास दिए गए, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 26,549 करोड़ के आसपास दिए गए। यह आंकड़ा दरअसल यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का और मोदी सरकार का जो जीरो नेट की तरफ बढ़ने का लक्ष्य है उसकी तरफ सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। इसके अलावा CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए ऊर्जा क्षेत्र का जो अनुमानित बजट इस बार हो सकता है उसको हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। जरा देखिए कि सोलर को कितना मिल सकता है, इसके अलावा जो पवन ऊर्जा है, विंड ऊर्जा है, उसको कितना मिल सकता है, जरा इसको समझिए। अगर हम बात करें सेक्टर और राशि के हिसाब से, सौर ऊर्जा को 20,000 करोड़ के आसपास मिल सकता है और यह दरअसल 500 गीगावाट लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए मोदी सरकार है। दूसरी तरफ पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, उसको 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास अनुमानित है कि इतनी राशि मिल सकती है, खासकर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स और विंड कॉरिडोर के लिए। मकसद बहुत सीधा है, ऊर्जा का विविधीकरण करना, क्योंकि जो पावर है हमारी, जो कोल आधारित जो हमारी ऊर्जा है उस पर निर्भरता को कम करना है, हमें जीरो नेट की तरफ बढ़ना है। जीरो नेट का मतलब है कार्बन उत्सर्जन जीरो होना। इसके अलावा जरा देखिए, हाइड्रो और बायो एनर्जी पर 5,000 से 6,000 करोड़ के आसपास इस बार का बजट हो सकता है। और वजह क्या है? वजह है दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे को डालना, ताकि ग्रामीण का सतत विकास हो सके, ग्रामीण परिवेश में एनर्जी का सतत विकास हो सके, और इसमें बायो एनर्जी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन 10,000 से 12,000 करोड़ के आसपास का इसका अनुमानित बजट हो सकता है और इसका मकसद होगा उत्पादन और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए इस पर काम हो और डीकार्बोनाइजेशन और निर्यात को फोकस किया जाए। इसके अलावा ग्रिड और स्टोरेज महत्वपूर्ण है। स्टोरेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हम जितना प्रोडक्शन करें उसके कंपैरेटिवली हमारा जो नीड है वो कम है, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बाहर सप्लाई करना है तो उसके लिए फिर स्टोरेज और ग्रिड का होना बहुत जरूरी है। इसलिए 8,000 से 9,000 करोड़ के आसपास का इसका बजट है और इसमें से 5,000 करोड़ के आसपास मानिए जो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन है और स्मार्ट मीटरिंग है उसके लिए होगा, और बैटरी स्टोरेज के लिए भी लगभग इतना होगा, 3,000 से 4,000 करोड़ के आसपास जो अनुमानित है। मकसद का है विश्व स्तरीय आपूर्ति और बैकअप तैयार करना, और वो बैकअप भारत के लिए भी काम हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने वो दौर भी भारत में देखा है जब ब्लैकआउट की स्थिति पूरे देश भर के अंदर है। हमने ग्रिड को फेल होते भी देखा। हमने कई बार यह भी देखा है कि स्टेट के पास जो कोयला की स्टॉक है वो 10 दिन की है, 5 दिन की है, क्राइसिस है। और जो बारिश का मौसम होता है उसमें ज्यादा ही रिस्क होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो कोल खदानें होती है उनमें पानी भर जाता है, कोल सप्लाई नहीं होता, कोयला गीला होता है। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना, यह एक स्थायी और सतत समाधान है। लेकिन इसको समझिए कि बिजली खपत का लक्ष्य अगर बढ़ रहा है तो क्या इसलिए भी हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, क्योंकि कोयला सीमित है और उससे पॉल्यूशन असीमित है। ग्रीन एनर्जी एक बड़ा विकल्प है और इसलिए मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 यानी कि जब भारत विकसित भारत होगा उस दौरान देश में प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 4,000 यूनिट तक बढ़ा दिया जाए। अब सोचिए, 4,000 यूनिट तक बढ़ा दिया जाए प्रति व्यक्ति बिजली खपत को। अभी मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर शायद एक या 20% भी ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका 4,000 यूनिट का खर्चा होगा हर दिन का, जहां प्रति व्यक्ति इस खपत को बढ़ाने की बात हो। वर्तमान में करीब
1460 यूनिट के आसपास है, वहीं वैश्विक औसत करीब 3486 यूनिट प्रति व्यक्ति है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी किया है। देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 यूनिट तक लेकर जाना और 2047 तक 4000 यूनिट से ज्यादा करने का लक्ष्य दिया गया। वहीं 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना, यहां CO2 उत्सर्जन की बात हो रही, और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित करने, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देना। पूरे तरीके से ग्रीन एनर्जी आधारित भारत की ऊर्जा प्रणाली को बना देना। नवीनीकरण ऊर्जा के वितरण के लिए अलग DSO स्थापित किया जाएगा और पूरे बिजली क्षेत्र के लिए साल 2032 तक 50 लाख करोड़ और 2047 तक 200 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। अभी वितरण कंपनियों का घाटा लगभग 6.9 लाख करोड़ के आसपास है, वहीं उन पर करीब 7.18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आगामी बजट में बड़े प्रावधान हो सकते हैं, और क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत इंतजार कर रहा है, वो 200 लाख करोड़ के आसपास का हम 2047 तक और 50 लाख करोड़ के आसपास 2032 तक। अब जरा इसको थोड़ा प्रोग्राम में पीछे जाए। हमने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के साथ, जहां वैश्विक मंच पर कह रहे हैं कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। जिन अपार संभावनाओं को जिक्र करें वो 2032 के इस 50 लाख करोड़ के लक्ष्य और 2047 के 200 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य की बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसलिए बजट महत्वपूर्ण है। ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम कुछ आंकड़ों के साथ बात करते हैं। मसलन रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य क्या है। एक आंकड़ा होता है ना, जरा देखिए ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत क्या सोच रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी पर निर्भरता बढ़ेगी, हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर देंगे और 2070 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जरा इसमें अगर हम बात करें 2025 तो 2025 250 किलोवाट के आसपास का जो पूरा प्रोडक्शन है वो है। 2030 तक 500 किलोवाट और 2070 तक नेट जीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और क्या वाकई में इसी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जो भारत सरकार करती है, पंचामृत। पंचामृत 2030 से लेकर 2070 नेट जीरो तक के लिए क्या वाकई में पंचामृत है? जरा इन पंचामृत को एक एक करके समझिए। इसमें जो सबसे पहले है वो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल, इसका मतलब रिन्यूएबल भी जोड़ लीजिए, आप न्यूक्लियर को भी जोड़ लीजिए, लार्ज हाइड्रो को भी जोड़ लीजिए। इससे जो हम क्षमता हासिल करना चाहते हैं वो 500 गीगावाट तक की करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या है 2030 का लक्ष्य है 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल स्रोतों से पूरी करना, मतलब कार्बन उत्सर्जन से जुड़े जो स्रोत रहे उन पर 50% डिपेंडेंसी को कम कर देना। तीसरा क्या है 1 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी लेकर आना, और यह लक्ष्य दरअसल 10 सालों का था, 2021 से लेकर 2030 के बीच का। इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी यानी कि GDP प्रति उत्सर्जन में 45% की कमी करना। और अंतिम पंचामृत में क्या है वो है 2.5 से 3 GTCO2e अतिरिक्त कार्बन सिंक जिसे कहते हैं, वन और वनस्पति कवर बढ़ाकर इसमें काम करने की हमारी पंचामृत की योजना है, जिसमें मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन 2030 के लक्ष्य के लिए क्या वाकई में 2026 का बजट महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2026-27 के बजट, तो जरा एक बार इसको भी समझिए कि क्या वाकई में 2026 के बजट के जरिए ही 2030 और अंत में 2070 का लक्ष्य पूरा होगा। दरअसल भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से तरक्की की है। देश का लक्ष्य जैसा कि हम बता रहे हैं कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्षमता हासिल करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचना। इस दिशा में यूनियन बजट 2026 बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे आने वाले सालों की रफ्तार तय होगी। आपको बता दें कि भारत अगस्त 2025 में 250 गीगावाट से ज्यादा नॉन फॉसिल पावर क्षमता का आंकड़ा पार कर चुका है और 2030 तक हम इसे 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। और इसीलिए जरा समझिए
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बजट से उम्मीदें क्या हैं? बजट 2026 में घोषणाओं के बजाय जमीनी स्तर पर काम पूरा कराने पर जोर होना चाहिए। रूफटॉप सोलर हो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए हाइब्रिड सॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बिजली उत्पादन विकेंद्रीकृत हो। इसके अलावा ग्रिड पर जो दबाव है उसको कम करना पड़ेगा और क्लीन एनर्जी तेजी से अपनाई जा सके, इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि अब सस्ते और लंबे समय की ग्रीन फाइनेंस की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर और हाइब्रिड सिस्टम को बड़े पैमाने पर लगाया जा सके। साथ ही कार्बन मोनेटाइजेशन जैसे सिस्टम को करना पड़ेगा जिससे कंपनियों को साफ ऊर्जा अपनाने में फायदा हो। बजट 2026-27 में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी इंसेंटिव मिलने की बड़ी उम्मीद है। खासकर सोलर मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले आइगॉट्स और वेफर्स के घरेलू उत्पादन को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है ताकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सके। बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियर स्टार्टअप्स को भी राहत मिल सकती है। भारत में क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में न्यूक्लियर पावर को एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। अब इसे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में विंड और सोलर से आगे का कदम मान सकते हैं, लेकिन इस सेक्टर में निवेश महंगा है और रिटर्न आने में वक्त लगता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि न्यूक्लियर स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए। बजट 2025 में सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रखा है। इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि SMR की करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई थी। बजट 2026 में इस दिशा में ठोस कदम रखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और जिसकी बात होती है और जिसके लिए भविष्य में बड़ी उम्मीदें हैं, वो है दरअसल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसको बड़ी उम्मीदें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ सबसे बड़ी चुनौती स्टोरेज की होती है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और GST में राहत की उम्मीद की जा सकती है। GST के मोर्चे पर अभी लिथियम आयरन बैटरीज पर 18% टैक्स लगता है। इंडस्ट्री चाहती है कि इसे घटाकर 5% कर दिया जाए ताकि प्रोजेक्ट की लागत कम हो और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार हो सके। और मोदी सरकार यकीनन इस तरफ कुछ ना कुछ जरूर सोच रही है। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय की प्राथमिकताएं क्या है, जरा इसको एक बार मोटे तौर पर समझ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो ऊर्जा बजट है वो इनके इर्द गिर्द ही घूमता है। पहला है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर एक बड़ा फोकस होगा। दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर फोकस होगा। अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग की मजबूती, इस पर भी फोकस होगा और इन तीनों के लिए एक बड़े पैकेज की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी सेक्टर पर फोकस रहेगा। कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर खास ध्यान रहेगा। PM कुसुम और PM सूर्य घर योजनाओं को विस्तार मिल सकता है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की तैयारी पर फोकस रहेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा मिल सकता है। और देखिए, दो योजनाएं तो प्रधानमंत्री के दिल के करीब है, एक PM कुसुम योजना और एक PM सूर्य घर योजना। दोनों को एक बड़ा विस्तार मिल सकता है। और क्यों मिल सकता है? क्योंकि बजट 2026 से PM कुसुम और PM सूर्य घर जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पिछले बजट में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 20,000 करोड़ आए थे। PM कुसुम योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इन योजनाओं ने ग्रामीण इलाकों में डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर 16 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। अगले महाराष्ट्र की बात कीजिए तो 16 गीगावाट के टेंडर जारी किए गए और इन योजनाओं से न केवल सोलर पावर का विस्तार हुआ है, बल्कि कृषि बिजली सब्सिडी का बोझ भी राज्यों पर काफी कम हुआ है, क्योंकि किसान हो या आम आदमी हो, दोनों अपनी छतों पर और खेतों पर बिजली उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल घर में भी हो रहा है और उसका इस्तेमाल खेतों में भी हो रहा है। इससे दो फायदे हुए। पहला, उनका बिजली का बिल आना बंद हुआ। दूसरा, जो अतिरिक्त बिजली बच रही है उसको सरकार पैसे में बदल रही है, तो एक इनकम आनी भी शुरू। इसके अलावा अब जरा अंत में समझिए, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की तैयारी क्या वाकई में की जा रही है, क्योंकि 2026 इसके लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
भारत इस समय 150 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। देश की कुल सोलर क्षमता 27 गीगावाट है, जिसे जून 2026 तक 60 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कुछ आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। इन आंकड़ों को जरा देखिए कि अलग अलग सेक्टर में 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितना इजाफा हुआ है। जरा देखिए, अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं। एक तरफ बात करते हैं ग्रोथ इन न्यूक्लियर कैपेसिटी की। जो न्यूक्लियर कैपेसिटी के अंदर ग्रोथ है, 2014 में जो मेगावाट था वो 4780 मेगावाट की क्षमता थी भारत के अंदर, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 8780 मेगावाट की। अब जरा देखिए, 10 साल में लगभग डबल हो चुका है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया, ये गीगावाट के अंदर आंकड़ा है। 2014 में 76 गीगावाट का आंकड़ा था और इस वक्त कितना है? 227 गीगावाट की क्षमता भारत के पास है। जरा दो सेक्टर और देखिए। न्यूक्लियर सेक्टर के अलावा हमारे पास जो सेक्टर है वो सोलर एनर्जी सेक्टर है और उसके अलावा थर्मल पावर सेक्टर। इन दोनों के अंदर कितना है? जरा सबसे पहले सोलर एनर्जी की बात करते हैं। इंडिया में जो आंकड़ा है वो 2014 में सिर्फ 3 गीगावाट, भारत की क्षमता सिर्फ 3 गीगावाट सोलर एनर्जी, और 2025 में 129 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी है भारत के पास। अब इसको आप ग्रोथ को देखिए, 40x यानी कि 40 गुना इसमें इंक्रीज हुआ है बीते 10 सालों के अंदर। और यह बता रहा है कि मोदी सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमें 2070 का तो लक्ष्य हमने दिया है, हमें उस लक्ष्य से पहले नेट जीरो यानी कि कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना है और पूरे तरीके से भारत को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाते हुए आत्मनिर्भर करना है। इसी दिशा में जरा देखिए, थर्मल पावर में 2014 में 168 गीगावाट के आसपास की क्षमता थी, 2025 में 240। यहां बढ़ोतरी नहीं है और यहां बढ़ोतरी चाहिए भी नहीं। यहां दरअसल कमी चाहिए, क्योंकि यहां कमी होगी तभी हम नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऊर्जा सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर बजट 2026 इस देश को रोशन करने का काम करेगा। इस देश के हर घर को रोशन करने का काम करेगा। इस देश के हर उद्योग को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस देश के हर किसान को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ेगा और इससे भी ज्यादा इस देश को पॉल्यूशन से मुक्त करते हुए कार्बन ऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही भारत का भविष्य है, जहां हर छत पर ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।